हेलो दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। साथी, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोग पढ़ाई उम्दा तरीके से कर रहे होंगे और सफलता की नज़दीकी पर आप आके खड़े हैं। साथी, कल की क्लास में हम लोग मेवाड़ वंश के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास हम लोग शुरू करेंगे मुग़ल साम्राज्य से, तथा आज हम लोग का एक चैप्टर यानी बाबर हम लोग ख़त्म करेंगे। बाबर को पूरा विस्तार रूप से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ साथी कि कल की क्लास आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आ गई होगी। जो भी साथी मेरे अभी तक कल की क्लास नहीं देखे हैं, वो चैनल पे जाके यानी सॉल्यूशन विद गणेश पे जा करके वहाँ संपूर्ण इतिहास बाई गणेश सर के नाम से आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगा। आप वहाँ से आप एक एक क्लास देख सकते हैं बारी बारी से। क्लियर है साथी? तो आज की क्लास का आगाज़ करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं मुग़ल साम्राज्य। मुग़ल साम्राज्य से पहले हम लोग मुग़ल के बारे में जान लेते हैं कि कौन थे मुग़ल। क्लियर है साथी? मुग़ल कौन थे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल साम्राज्य। क्लियर है साथी? तो जान लेते हैं कि मुग़ल कौन थे। यह सुन्नी एवं तुर्क मुसलमान थे। यह सुन्नी एवं तुर्क मुसलमान थे। इन्हें उज़्बेक कहा जाता था। इन्हें उज़्बेक कहा जाता था। और यह उज़्बेक इन्हें कहा क्यों जाता था, तो आप ये जानिए। इनके पूर्वज जो थे वह उज़्बेकिस्तान से रिलेट करते थे, यानी यह उज़्बेकिस्तान के थे, इसलिए मुग़ल को उज़्बेक भी कहा गया। क्लियर है साथी? इन्हें तैमूरी भी कहा गया। ये दो चार नाम इनके याद रखिए जो कि अन्य नाम है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछे भी जाते हैं। जैसे पूछ लेगा तैमूरी किसे कहते थे, तो आप कहेंगे सीधे सीधे भाई मुग़ल को कहते थे। क्लियर है साथी? तो तैमूरी इन्हें कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि तैमूर की 5वीं पीढ़ी जो थी वह बाबर के पिता थे। जो तैमूर की जो 5वीं पीढ़ी थी उसके बाबर के पिता थे। क्लियर साथी? इन्हें मंगोल भी कहा जाता था। इन्हें मंगोल भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि बाबर की जो माता थी वह मंगोल के 15वीं पीढ़ी से थी। वह मंगोल के 15वीं पीढ़ी से थी, इसलिए इसे मंगोल भी कहा गया। किसे? मुग़ल को। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। मुग़लों के पास अच्छे सैनिक की मौजूदगी के कारण इसके पास मुग़ल जो थे उसके पास अच्छे सैनिक रहते थे। यानी लड़ाइयाँ, युद्ध जो होती थी सैनिकों के दम पे ही होती थी, ये भी आप जानते हैं। तो सैनिक यानी अच्छे सैनिक। क्लियर है साथी? तो अच्छे सैनिकों की मौजूदगी के कारण इसे बरलाज तुर्क भी कहा गया। क्या कहा गया? बरलाज तुर्क कहा गया। बाबर के पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्ज़ा था। क्लियर है साथी? यह बात भी आपको ध्यान रखना है। उमर शेख मिर्ज़ा इनके पिता का नाम था, इसलिए इससे यानी मुग़लों को मिर्ज़ा भी कहा गया। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था, इसलिए मुग़लों को मिर्ज़ा भी कहा गया। इसमें शासकों को बादशाह कहा जाता था। इसमें शासकों को क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था। क्लियर है साथी? फिर आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब शुरुआत करेंगे मुग़ल साम्राज्य की। क्लियर है? मुग़ल साम्राज्य का। तो मुग़ल साम्राज्य शुरू करने से पहले आप ये जानिए कि मुग़ल साम्राज्य को 2 कालों में यानी 2 भागों में बांटा गया। यानी एक तो मुग़ल वो हुए जो मध्यकालीन चल रहे थे, और एक मुग़ल वो हुए जो मध्यकालीन के जस्ट बाद, यानी इसे उत्तरवर्ती मुग़ल कहा गया। क्लियर है साथी? इसे उत्तरवर्ती मुग़ल कहा गया। जो मध्यकालीन
मुगल थे उनका पूरा शासनकाल था आपका 1526 से लेकर के 1717 ईस्वी तक। यह मध्यकालीन मुगल की बात हो रही है। उसके बाद जो उत्तरवर्ती मुगल हुए उनका शासनकाल हुआ 1707 से 1857 ईस्वी तक। क्लियर है साथी? मध्यकालीन में कुल 6 महान बादशाह हुए जिनको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले ये 6 महान बादशाहों के नाम हम लोग जान लेते हैं, फिर उन बादशाहों को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है साथी? तो पहला आपका जो महान बादशाह था वो था बाबर, जिसका शासनकाल रहा 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक। क्लियर है? उसके बाद दूसरा आपका शासक आता है, यानी दूसरा बादशाह होता है हुमायूं। हुमायूं का शासनकाल जो होता है वह 1530 से 1540 ईस्वी तक होता है। उसके बाद एक बार यह फिर से शासन काल में आता है। क्लियर है साथी? तो आप सोच रहे होंगे यह जो 1540 और 1555 के बीच का जो टाइम पीरियड है इसमें किसने शासन किया? तो इसमें सूर्यवंश ने शासन किया। इसमें सूर्यवंश ने शासन किया। इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है साथी? तो तीसरा जो महान बादशाह हुआ वह हुआ अकबर। वह हुआ अकबर। इसका शासनकाल कब से कब रहा? तो इसका टाइम पीरियड रहा 1556 से 1605 ईस्वी तक। 1556 से 1605 ईस्वी तक किसका टाइम पीरियड रहा? तो यह रहा अकबर का। क्लियर है साथी? चौथे नंबर पे आपका आता है जहांगीर। जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। क्लियर है? और पांचवें नंबर पे शाहजहां। ये 1627 से 1657 ईस्वी तक रहता है। कौन? शाहजहां। क्लियर है साथी? शाहजहां। इसके बाद छठवें नंबर पे एवं अंतिम मध्यकालीन मुगल के अंतिम बादशाह जो था वह था औरंगजेब। इसका टाइम पीरियड कब से कब रहा? तो इसका टाइम पीरियड रहा 1657 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ साथी आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा हो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हम भी मोटिवेट होएं और आपको अच्छे से कंटेंट प्रोवाइड करें। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे अब बाबर के बारे में। हम लोग 6 जो है महान बादशाहों के बारे में जान लिया। अब उनके बारे में हम लोग बारी बारी से एक एक करके अच्छे से विधिवत ढंग से पढ़ेंगे। क्लियर है साथी? तो पहला जो महान बादशाह था आपका वह था बाबर, जिसका टाइम पीरियड 1526 से 1530 ईस्वी तक। क्लियर है? बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर जो था यह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। इसका जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था। और इसके पिता का नाम अभी हमने बताया, जस्ट पीछे 1-2 मिनट पहले आपको बताया कि इसके पिता का नाम, यानी बाबर के पिता का नाम जो था उमर शेख मिर्ज़ा था। और इन्हीं के नाम पर, यानी मिर्ज़ा के नाम पर ही मुगलों को क्या कहा गया था? मिर्ज़ा कहा गया था। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। बाबर की माता का नाम क्या था? तो बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार। कुतलुग निगार बाबर की माता थी। क्लियर है साथी? 1494 ईस्वी में यह 11 वर्ष की आयु में फरगना के गद्दी पर बैठता है। यह 1494 ईस्वी में 11 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठता है। बाबर ने 1507 ईस्वी में जब वो गद्दी पर बैठता है 1494 ईस्वी में
कुछ दिन यानी कुछ वर्षों तक शासन करने के बाद यह काबुल पर विजय प्राप्त कर लेता है। यह काबुल को जीत लेता है और जीतने के बाद यह बादशाह की उपाधि धारण कर लेता है और फिर यह कहलाने लगता है बादशाह। क्लियर है साथी? फिर यह कहलाने लगता है बादशाह। यह दान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध था। यह यानी बाबर जो था दान देने के लिए बहुत प्रसिद्ध था, इसलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई। इसलिए इसको कलंदर की उपाधि दी गई, यानी कलंदर का अर्थ होता है दान देने के लिए प्रसिद्ध। दान देने के लिए प्रसिद्ध। बाबर भारत पर पहला आक्रमण कब करता है? तो बाबर जो है भारत पर पहला आक्रमण आपका करता है 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी में यह भारत पर पहला आक्रमण करता है। उसके बाद यह आक्रमण जो है यूसुफ जाई के विरुद्ध था। ये बात इम्पोर्टेंट है, यह फैक्ट इम्पोर्टेंट है। आप इस बात को याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा कि बाबर जब सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था 1519 में, तो यह किसके विरुद्ध था? तो आप कहेंगे यूसुफ जाई के विरुद्ध था, जिसमें बाबर भेरा तथा बाजौर को जीत लिया था। जिसमें बाबर ने भेरा तथा बाजौर क्षेत्र को जीत लिया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाबर के पुत्र के बारे में। तो बाबर के जो थे 4 पुत्र थे। पहला हुमायूं, दूसरा अस्करी, तीसरा कामरान एवं चौथा हिंदाल। यह इसके 4 पुत्र थे जिनके बारे में हम लोग बारी बारी से अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर है साथी? इसके समय में ही पानीपत का युद्ध हुआ था। इसके यानी बाबर के समय में ही पानीपत का युद्ध होता है और यह युद्ध जो है बाबर पानीपत का युद्ध जो है 1526 ईस्वी में बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच होता है। बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच होता है। और इस बात को आप याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ साथी? तो पानीपत का प्रथम युद्ध आपका हुआ 1526 ईस्वी में, 1526। ठीक है साथी? इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार जाता है। और क्यों हार जाता है? क्योंकि इसके चाचा आलम खां तथा इसके भाई दौलत खां लोदी इसके विरोध में हो जाते हैं। इसके विरोध में हो जाते हैं और बाबर के साथ मिल जाते हैं। इसलिए इब्राहिम लोदी हार जाता है तथा बाबर जीत जाता है। और बाबर जीत इसलिए जाता है क्योंकि इसने तुगलमा नीति अपनाई। अब तुगलमा नीति क्या थी? यह आप लोग सोच रहे होंगे कि सर जी यह तुगलमा नीति क्या थी? तो हम आपको बताएंगे कि तुगलमा नीति क्या थी। तो पढ़ते हैं क्या थी तुगलमा नीति। तुगलमा नीति जो थी इसमें तोपची नियुक्त किए जाते थे। तोपची यानी आप समझते हैं? नहीं समझते हैं। तोपची यानी जैसे मान चलिए सैनिकों में एक सेनापति जो होता है मुख्य होता है, वैसे ही तोपची होते हैं जो कि मुख्य होते हैं। और यह युद्ध में जल्दी हारते नहीं हैं क्योंकि इनको बहुत स्पेशल ट्रेनिंग दी गई होती है। क्लियर है साथी? तो तुगलमा नीति में यह तोपची नियुक्त किए जाते हैं। और बाबर ने इस युद्ध में 2 तोपची नियुक्त किए थे। यह 2 तोपची नियुक्त किया था। कौन कौन से? एक उस्ताद तथा दूसरा मुस्तफा। यह 2 तोपची थे जिनको बाबर ने युद्ध में क्या किया? नियुक्त किया था, जिसकी वजह से बाबर युद्ध जीत लिया था। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। क्लियर है साथी? बाबर ने हरियाणा में काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। इसका निर्माण भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न में माफ़ी चाहता हूँ, ये एग्जाम में प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि बाबर ने हरियाणा में कौन से मस्जिद का निर्माण कराया? तो आप कहेंगे
काबुली बाग मस्जिद का निर्माण कराया। क्लियर है। 1527 ईस्वी में यह खानवा का युद्ध लड़ता है। कौन? बाबर। बाबर जो है 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ता है, और जो कि यह युद्ध एक धर्म युद्ध था। इस बात से, इस नाम से यह विख्यात हुआ कि भाई जो खानवा का युद्ध था वह एक धर्म युद्ध था, जिसमें उस्ताद अली यानी पिछला जो युद्ध हुआ था आपका, जो मैंने बताया पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, उसमें 2 तोपची नियुक्त हुए थे। कौन कौन से? एक उस्ताद अली एवं दूसरा मुस्तफ़ा। लेकिन इसमें जो है एक ही जो है तोपची नियुक्त किया गया था, जिसका नाम था उस्ताद अली। क्लियर है साथी? उस्ताद अली। और इसमें भी बाबर विजयी हो जाता है। खानवा के युद्ध में भी बाबर विजयी हो जाता है। और यह युद्ध जो होता है आपका बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। खानवा के युद्ध, ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे। और राणा सांगा के बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं। माना कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं राणा सांगा को, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप रिवीजन कर लेंगे तो यह आपके फायदेमंद के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। क्लियर है साथी? राणा सांगा जो था यह मेवाड़ का एक शासक था, जिसने युद्ध में लड़ते लड़ते अपना एक हाथ, एक पैर तथा एक आंख गंवा बैठा था। क्लियर है साथी? यह युद्ध में लड़ते लड़ते एक हाथ, एक पैर तथा एक आंख गंवा बैठा था। और राणा सांगा को 1528 ईस्वी में इसके सैनिकों ने यानी इसके सामंत द्वारा इसको जहर दे दिया जाता है। साथी, इसको जहर दे दिया गया था। यह बात आप याद रखेंगे। 1528 ईस्वी में फिर युद्ध होता है। 1526 में आपका पानीपत का युद्ध हुआ। 1527 ईस्वी में आपका खानवा का युद्ध हुआ। उसके बाद 1528 ईस्वी में आपका होता है चंदेरी का युद्ध। क्लियर है साथी? 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है। और किसके किसके मध्य होता है? तो बाबर तथा मेदनी राय के मध्य होता है यह युद्ध। क्लियर है साथी? इस युद्ध में बाबर विजयी हो जाता है तथा मेदनी राय हार जाता है। इसे हार का सामना करना पड़ता है। मेदनी राय ने अपनी पुत्रियों का विवाह, मेदनी राय की 2 पुत्रियां थी, और मेदनी राय ने अपनी 2 पुत्रियों का विवाह हुमायूं तथा कामरान से कर देता है। यह कर देता है यानी हुमायूं और कामरान थे कौन? तो आप बताएंगे सर जी हुमायूं कामरान तो भाई यह बाबर के पुत्र थे, यह बाबर के पुत्र थे। आगे चलते हैं। फिर आता है 1529 ईस्वी में। 1529 ईस्वी में आपका एक घाघरा का युद्ध होता है। 1529 ईस्वी में आपका घाघरा का युद्ध होता है। और यह किसके किसके बीच होता है? तो यह बाबर तथा अफगान के बीच होता है। और इस युद्ध में अफगान हार जाते हैं तथा बाबर विजयी होता है। इस बात को भी आप याद रखेंगे साथी कि यह युद्ध जो लड़ा गया था यह नाव पर लड़ा गया था। यह नाव पर युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो जाती है। और यह मृत्यु होती उसकी कहाँ है? तो यह मृत्यु होती है आगरा शहर में। कहाँ होती है? आगरा शहर में। बाबर का जो मकबरा है वह कहाँ है? तो बाबर का जो मकबरा है वह काबुल में है। कहाँ है? काबुल। बाबरनामा इसकी आत्मकथा थी। किसकी? बाबर की। बाबर की जीवनी यानी बाबर की आत्मकथा जो थी वह थी बाबरनामा। और यह बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया था। यह बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखा गया। बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने कराया? यह आपके एग्जाम में भर भर के पूछता है, ये बात आप याद रखिएगा।
यह आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया, तो आप कहेंगे बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो किया वह था पाइंदा तथा रहीमदास। पाइंदा था रहीमदास। रहीमदास को रहीम खाने खाना भी कहा जाता था। क्लियर है साथी। अंग्रेजी अनुवाद किसने कराया? फारसी अनुवाद तो करा दिया पाइंदा तथा रहीमदास ने। अंग्रेजी अनुवाद जो था यह मैडम बेबरीज ने कराया। यह मैडम बेबरीज ने कराया। क्लियर है साथी। बाबर को मुबियाइन शैली का जन्मदाता कहा जाता था। बाबर को मुबियाइन शैली का जन्मदाता कहा जाता था। मुबियाइन शैली यानी मुबियाइन शैली उसे कहते थे इस जो मुस्लिमों की पुस्तक होती थी वह मुबियाइन शैली में हुआ करती थी। वह मुबियाइन शैली में हुआ करती थी। जैसे मुस्लिमों का कानून की पुस्तक हो गई, यह सब मुबियाइन शैली में हुआ करती थी। बाबर की जीवनी बाबरनामा में विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय को सर्वश्रेष्ठ शासक बताया गया। किसमें? बाबरनामा में। बाबरनामा किसकी जीवनी थी? तो बाबर की थी। क्लियर है साथी। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, और आप जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग अभी जा करके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। सभी कक्षाओं को बारी बारी करके देख लें, एक भी कक्षाएं मिस मत करें, क्योंकि हर एक कक्षा आपके लिए महत्वपूर्ण है, इतना आप जान लीजिए। क्लियर है साथी। तो तैयारी अपनी आप बरकरार रखिए, तैयारी को और मजबूत करिए, और संघर्ष करेंगे तभी सफलता मिलेगी, यह बात आप भी जानते होंगे। तो ठीक है साथी, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से तैयारी करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।